अगर तुम्हें ये एक चीज नहीं पता है तो तुम कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। कभी भी एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से और फेलियर से निकलकर एक अच्छा हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं जा पाओगे। वो क्या है? अपना साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत साल पहले एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर ईगो, ईड और सुपर ईगो, ये तीन चीज है। अगर इस तीन चीजों का रिलेशन तुम्हें समझ में आ जाता है तो माइंड कैसे काम करता है सब कुछ तुम समझ जाओगे। सिर्फ तुम्हारा माइंड नहीं या फिर तुम्हारा फ्रेंड का नहीं, बल्कि माइंड इन इटसेल्फ, हर एक जो इंसान है उसका माइंड कैसे काम करता है। क्यों कुछ इंसानों के अंदर हमेशा एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, क्यों कुछ इंसान के अंदर मेंटल डिजीज या फिर मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, क्यों तुम्हारा पेरेंट्स हमेशा हर वक्त लड़ाई करने में बिजी रहता है, कैसे तुम इसे सॉल्व कर पाओगे, क्यों तुम्हारा अपने वाइफ से या फिर अपने हस्बैंड से लड़ाई चलता रहता है, तुम इसे सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें इस मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। ठीक है, ईगो, ईड और सुपर ईगो के बारे में। यह साइकोएनालिटिक एक थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड जो बहुत साल पहले दिया था। नाउ अभी एक चीज तुम्हें समझने की जरूरत है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन और एक स्टूपिड पर्सन, दोनों में डिफरेंस क्या है और हम लोग कैसे इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं। नाउ एक स्टूपिड पर्सन जो है वो क्या करता है, वो दूसरे इंसानों का माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। डार्क साइकोलॉजी, डार्क मैनिपुलेशन साइकोलॉजी, ये सारी चीज ढूंढने की कोशिश करता है। और एक इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो दूसरे इंसान का माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। दूसरे इंसान को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद का माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो है इंटेलिजेंट पर्सन। और ए स्टूपिड पर्सन से इंटेलिजेंट पर्सन के बीच में आता है ये वाला डायग्राम। ओके, जो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, पूरा साइकिक जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्रो हमदन विश्वास एंड यू आर वाचिंग यूटोपिया एकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक पूरा देखोगे तो सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा इस एक वीडियो के अंदर, अपना माइंड का जो स्ट्रक्चर है इस टॉपिक के ऊपर। ओके, नाउ फ्रॉइड का मानना है हमारा माइंड, यहां पर तुम देख सकते हो, सबसे पहले एक डॉटेड लाइन है। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है, तो इस डॉटेड लाइन का ऊपर जो है दो चीजें, ये है क्या? प्री कॉन्शियस, और यहां पर है क्या? कॉन्शियस। मतलब इस डॉटेड लाइन के ऊपर जितना भी चीज है इसे हम लोग कहते हैं क्या? कॉन्शियस माइंड। और इस डॉटेड लाइन के नीचे जितना भी चीज है इसे हम लोग कहते हैं क्या? अनकॉन्शियस माइंड। नाउ यहां पर तीन चीज समझने की जरूरत है। ये हो अनकॉन्शियस माइंड क्या है, ये प्री कॉन्शियस माइंड क्या है, और ये जो कॉन्शियस माइंड है प्री कॉन्शियस के ऊपर, वो क्या है। नाउ अनकॉन्शियस माइंड मतलब कुछ ऐसा चीज जो हमारे अंदर है लेकिन हम लोगों को उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आप नींद में जा रहे हो और सुबह जब नींद से मतलब आप वापस आए, या फिर मतलब जब आपका आंखें खोल रहे हो जब आप, तब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ सपना देखा है, लेकिन आपको याद नहीं है वो क्या सपना देखा है। तो वो सपना कहां से आया है आपके माइंड के अंदर? अनकॉन्शियस माइंड से आया है। अनकॉन्शियस वो पार्ट है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। जैसे मेरा बॉडी के अंदर अभी ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ब्लड फ्लो हो रहा है। मतलब मैं कॉन्सेप्चुअली जानता हूं मेरा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब वो डाइजेशन सिस्टम के थ्रू जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपना बॉडी को मूव कर सकता हूं और स्किन को देख सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे बाथरूम आए तो मैं उसे मतलब फील कर सकता हूँ, सेंसेशन को समझ सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं पता। डाइजेशन हो रहा है उसके बारे में नहीं पता। तो ऐसा ही अनकॉन्शियस माइंड मतलब क्या? माइंड के लेवल पर हमारे माइंड के अंदर कुछ थॉट्स चलते रहता है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो नॉलेज। अगर कुछ भी पता है तो वो कॉन्शियस लेवल पर है या फिर प्री कॉन्शियस लेवल पर है। अनकॉन्शियस मतलब जीरो, कुछ नहीं पता है। ओके, अब आता है प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड मतलब जो तुम जानते हो, जो तुम सोचते हो, पूरा दिन तुम काम कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, वो सारे कॉन्शियस माइंड में हो रहा है। कोई भी चीज याद कर रहे हो, तुम्हारा जो फैमिली फोन नंबर है, तुम्हारा खुद का फोन नंबर है, तुम्हारा एड्रेस जो है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पेरेंट्स का नाम, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ जो भी है पार्टनर, उनका नाम क्या है, ठीक है, ये सारे चीज तुम्हारा जो याद है, जो तुम करना चाहते हो, कुछ मेमोरीज जो है, वो सारे क्या? कॉन्शियस माइंड पर रहता है।
ये है कॉन्शियस माइंड, और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब प्री कॉन्शियस क्या है? एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में रहता है प्री कॉन्शियस, लेकिन प्री कॉन्शियस ज्यादातर कॉन्शियस माइंड की तरफ ही रहता है, अनकॉन्शियस माइंड की तरफ नहीं। ज्यादातर कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है प्री कॉन्शियस माइंड। ओके, प्री कॉन्शियस माइंड ऐसा है कि कभी कभार क्या होता है कि कोई एक फ्रेंड है तुम्हारा जिसका नाम तुम्हें, उसका कोई एक फ्रेंड था जिसके साथ तुम्हारा कुछ दोस्ती हुआ था, लेकिन उसका नाम तुम भूल चुके हो। तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें याद था 10 मिनट पहले याद था, लेकिन अभी तुम याद नहीं आ रहा। मतलब उसका नाम तुम्हें याद था, फिर अभी याद नहीं आ रहा है। वो याद था, अभी कुछ वो याद नहीं आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जाके वो दोबारा याद आ गया। तो जब याद था वो नाम, वो कॉन्शियस माइंड में था, फिर उसके बाद क्या, वो प्री कॉन्शियस पे चला गया, फिर प्री कॉन्शियस में था, फिर तुम बहुत फोर्स कर रहे हो अपने माइंड में, याद आया नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से याद आ गया, तो कॉन्शियस माइंड में आ गया। तो एक कॉन्शियस माइंड से प्री कॉन्शियस में था, फिर कॉन्शियस माइंड में आ गया। वो जो लेयर है वो है प्री कॉन्शियस, जहां पर थॉट्स कॉन्शियस ही रहते हैं लेकिन पूरा कॉन्शियस नहीं रहते। ओके, तो ये हमको माइंड का 3 स्ट्रक्चर समझ में आ गया, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस एक तरफ है और अनकॉन्शियस एक दूसरे तरफ है। ओके, अब आते हैं 3 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जिसके बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, ईगो, ईड और सुपर ईगो। ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब है रजिस्टरर। रजिस्टर का मतलब क्या है? मतलब जो भी चीज बाहर की दुनिया में हो रहा है उसे कोई एक नोट डाउन कर रहा है। ये मेरा पेरेंट्स है, ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा जॉब है, मेरा नाम ऐसा है, मेरा आधार कार्ड ऐसा है, मैं एक मेल हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, मैं यहाँ पे काम पे जाता हूँ, मैं ये वाला डिसीजन लेने वाला हूँ या फिर ये डिसीजन ले रहा हूँ, वो वाला मैंने पहले किया था। ये सारे चीज़ जो नोटिस करता है दुनिया में क्या हो रहा है, रजिस्टर करता है, वो है ईगो। जो दुनिया में डिसीजन लेता है वो है ईगो। जो बातें करता है, बातें सुनता है, वो है ईगो। दिन भर तुम जो भी करते हो वो सारे चीज तुम्हारा ईगो माइंड से आता है। ओके, जो तुम खुद को एज ए सेल्फ समझते हो वो है क्या? ईगो सेल्फ। जो तुम्हें खुद में जो है वो है क्या? ईगो, तुम्हारा ईगो सेल्फ। और ईगो के साथ इसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है? ईड। ईड का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंस्टिंक्चुअल अनकॉन्शियस। एक इंस्टिंक्ट की तरह है, कुछ एक आर्ज की तरह है, एक तृष्णा, एक ऐसा जो एक वासना की तरह है, एक वासना, एक कामना, मतलब एक सेक्सुअल डिजायर की तरह है, जो ईड है, इंस्टिंक्चुअल अनकॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस माइंड से ईगो की तरफ आता है। ओके, तो ये हो गया ईड। ईड एक इंस्टिंक्ट की तरह, वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हो सकता है, डेथ इंस्टिंक्ट हो सकता है, ठीक है, खुद को डिस्ट्रॉय करने का इंस्टिंक्ट हो सकता है, और कोई भी बहुत ज्यादा खाना खाने का इंस्टिंक्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज आता है जो माइंड का थर्ड जो पार्ट है वो है क्या? सुपर ईगो, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो होता है एक ऐसा चीज जो कि एक जिसके अंदर 2 चीज रहता है। एक हो गया ईगो आइडियल और दूसरा हो गया इंटरनल परसेप्शन। ईगो आइडियल और इंटरनल परसेप्शन, ये दोनों चीज को मिलाकर होता है क्या? सुपर ईगो। ईगो आइडियल का मतलब क्या है? ईगो आइडियल मतलब कि सारे बच्चे को इस तरीके से बात करना चाहिए। एक हस्बैंड को ना ऐसे नहीं बात करना चाहिए, मतलब कैसे होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। ये जो शुड बी वो है क्या? ईगो आइडियल। मुझे ना ये काम कभी नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा होना चाहिए, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट चीज जो पॉसिबल हमारा माइंड के अंदर रहता है वो है ईगो आइडियल। मतलब इस ईगो का जो आइडियल वर्जन है वो है क्या? सुपर ईगो। ओके, इस सुपर ईगो तो एक चीज हो गया ईगो आइडियल। जितना भी आइडियल्स तुम्हारे माइंड के अंदर है कि एक लड़के को ऐसा होना चाहिए, एक लड़की को ऐसा होना चाहिए, एक हस्बैंड को ऐसा होना होता है, एक वाइफ को ऐसा होना होता है, एक टीचर को ऐसा होना होता है, जो परफेक्शन है, जो परफेक्ट चीज है, उसका जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड के अंदर है वो है क्या? सुपर ईगो। ओके, दूसरा चीज क्या है? सुपर ईगो मतलब, सुपर ईगो मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड है, इंटरनल जो वर्ल्ड है पूरा, इसका परसीव कर सकते हैं सुपर ईगो। जैसे ईगो बाहर की दुनिया को परसीव कर सकता है, ऐसे ही सुपर ईगो अंदर की दुनिया को परसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ईगो, ईट, सुपर ईगो। और एक चीज है, इसे यहां पर देख सकते हो क्या? परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस। परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस क्या है? जो ईगो के साथ एक कनेक्शन में है, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के थ्रू। परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? जो बाहर की दुनिया में कुछ हो रहा है, मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं, तो ये हो गया क्या? परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस। कुछ सेंसेशन यहां पे हो रहा है मेरे को, या फिर
कोई इंसान कुछ बोल रहा है, या फिर आसमान में एक रेनबो है, या फिर मेट्रो जा रहा है, मैं देख रहा हूं, मतलब दुनिया में जो भी चीज हो रहा है मेरा सेंस परसीव कर रहा है। वो जो चीज परसीव कर रहा है वो कहां पे जा रहा है? ए परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस के पास जा रहा है, वहां से वो ईगो के पास आ रहा है। तो ईगो, ईड, सुपर ईगो, परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस। ओके, नाउ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो जो है तुम देख सकते हो क्या, जो डॉटेड लाइन, मतलब जो प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, वहां पर भी ईगो है, और जो अनकॉन्शियस माइंड, यहां पर भी ईगो है। मतलब ईगो कोई ऐसा चीज नहीं सिर्फ कॉन्शियस है, उसका ईगो का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन है जो कॉन्शियस माइंड में है, कुछ पोर्शन है जो अनकॉन्शियस माइंड पर है। सुपर ईगो देख सकते हो, सुपर ईगो कैसे लिखा हुआ है, यहां पर जो प्री कॉन्शियस और जो कॉन्शियस माइंड, यहां पर सुपर ईगो है, और जो अनकॉन्शियस माइंड, यहां पर भी सुपर ईगो है। मतलब सुपर ईगो का कुछ पार्ट कॉन्शियस है, कुछ पार्ट प्री कॉन्शियस, कुछ अनकॉन्शियस। ईगो का भी सेम। लेकिन जो ईड है ये पूरा ही अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है, और जो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस है वो पूरा ही कॉन्शियस माइंड के ऊपर है। ओके, वो अनकॉन्शियस माइंड पर नहीं है। अब एक चीज ईगो के लिए और एक चीज समझना जरूरी हो जाता है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये यहां पर क्या लिखा है? रिप्रेस्ड। मतलब ईगो कोई भी चीज को रिप्रेस कर सकता है। समझो, ये रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? समझो कि तुम ऑफिस में गए, कोई एक काम था तुम्हारा, तो तुमने काम किया, लेकिन तुम्हारा जो बॉस है उन्होंने कहा घटिया कैसे काम किया, तुमसे कुछ नहीं होता, एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम्हें बहुत मतलब डिसरेस्पेक्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन तुम बॉस के ऊपर कुछ कह नहीं सकते, तो तुम्हें ऑफिस से निकाल देगा। तब तुमने क्या किया, घर आ गया। मतलब तब तुम क्या कर रहे हो, वो जो एंगर है तुम्हारे अंदर बॉस के तरफ, बॉस के डायरेक्शन में, तुम्हारे माइंड के अंदर बहुत एंगर आ रहा है, ऐसा मतलब विश आ रहा है कि मार दूं एक घूसा उसके मुंह के ऊपर। ठीक है, तो उसको तुम क्या रिप्रेस कर रहे हो अपने माइंड के अंदर। ठीक है, एंगर हो रहा है लेकिन तुम खुद के अंदर से कंट्रोल करके रिप्रेस कर रहे हो। मतलब एक ईड आ रहा है लेकिन तुम उसे रिप्रेस करके दोबारा अनकॉन्शियस में भेज रहे हो। एक ईड, एक एंगर आ रहा है, लेकिन ईगो क्या कर रहा है, उसे रिप्रेस कर रहा है। ईगो का फंक्शन क्या है, उसे रिप्रेस कर सकते हैं ईगो, और उसे रिप्रेस करके कहां भेज रहा है, दोबारा से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर भेज रहा है। ओके, और भेजने की कोशिश कर रहा है। तो रिप्रेशन ईगो का एक फंक्शन है। ईगो एक काम कर सकता है जो है रिप्रेशन। तो ईगो क्या है, ईगो ईड से तैयार होता है, ईगो ईड से इमर्ज होता है, और फिर ईगो से इमर्ज होकर आता है क्या, सुपर ईगो। ओके, मतलब सबसे पहला हमारे अंदर ईड रहता है। जब एक बच्चा, मतलब एक चाइल्ड जब जन्म लेता है, उसके माइंड के अंदर सिर्फ ईड रहता है, अनकॉन्शियस रहता है वो पूरा। और फिर अनकॉन्शियस ईड से धीमे धीमे क्या होता है, बाहर का जो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस है, इससे ईड का कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ फ्रिक्शन होता है। मेरा कुछ डिजायर हो रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम नहीं खा सकते अभी, तो मेरा ईड आ रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस में आइसक्रीम नहीं खा सकते। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बाहर की दुनिया एक अलग रूल से चलता है, अलग कुछ स्ट्रक्चर से, कुछ इसका नॉर्म से, इसका कुछ अलग फंक्शन है, लॉ से इसके अंदर। ठीक है, तुम्हारे ईट के अंदर, तुमने रोड में जा रहे हो, कोई एक लड़की देखा तुम्हें, और फिर तुम्हें लगा कि जाके उसे किस कर दूं। ठीक, ऐसे नहीं कर सकते तुम, क्योंकि दुनिया का कुछ रूल्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ कल्चर है। तो उस दुनिया का कुछ डिमांड है तुम्हारे ऊपर। वो क्या है, वो आता है, मतलब वो सारी चीज परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस में। और ईट अभी जाके किस कर दो उसे, मतलब ईट को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ प्लेजर चाहता है। प्लेजर को जितना मैक्सिमाइज करना मतलब पड़ेगा वो ईट करता है। प्लेजर को जितना हो सके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है क्या, ईट। ओके, तो ईगो का काम क्या है, इस ईट से और जो बाहर की जो दुनिया है, उस बाहर की दुनिया से जब फ्रिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां से ईट से इमर्ज होके ईगो तैयार होता है। थोड़े मतलब जब एज हमारा हो जाता है, जैसे 7-8 साल, 4-5 साल, मतलब बहुत ही बचपन से ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन पूरा ईगो डेवलप होने में लाइक 7-8 ईयर्स टू 12 ईयर्स 15 ईयर्स तक चलता है। फिर भी उसके बाद भी ईगो डेवलप होते रहता है। ठीक है, चेंज होते रहता है। और उसके बाद जाके इस ईगो स्प्लिट हो जाता है, और दोनों अलग अलग पार्ट में, ईगो में और सुपर ईगो में। सुपर ईगो कैसे डेवलप होता है, सुपर ईगो एक पेरेंटल वॉइस की तरह है, जो जब बचपन में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुम ऐसे करो, इसे बात मत करना, उस फ्रेंड से मतलब तुम बाहर घूमने कभी मत जाना, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अथॉरिटी की तरह है, जिस अथॉरिटी के अंडर हमारा लाइफ चल रहा है, उस अथॉरिटी से कोई एक इंस्ट्रक्शन आया है, कोई एक ऑर्डर, कोई एक
आइडियल चीज आया है, जिन्होंने कहा तुम्हें एग्जाम में 100 मार्क्स लाना है, तो यही आइडियल। अगर नहीं ला सकते तो क्या पढ़ाई का क्या फायदा, ठीक है। तो जो आइडियल है, एक पेरेंटल वॉइस, एक अथॉरिटी का, एक वॉइस ऑफ अथॉरिटी, वो चीज को बाहर से जब हम लोग कोई कोचिंग क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जो टीचर्स होते हैं, तो वो लोग हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ऐसे लिखना, इस तरफ देख कर बैठो, या फिर बोर्ड में आके ये चीज लिखो, तो हम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। स्कूल ड्रेस को मेंटेन करना होगा, तो हम लोग को उस ड्रेस को मेंटेन करना होता है, मतलब स्कूल में स्कूल ड्रेस पहन के जाना होता है। तो ये सारे जितने इंस्ट्रक्शन बाहर से दुनिया से आते हैं, हमारा पेरेंट्स से सबसे पहले, फिर एल्डर ब्रदर सिस्टर से, फिर उसके बाद हमारा टीचर से, जो भी एडुकेटर से, काउंसिलर से, जितना भी एल्डर से, रिलेटिव से, सारे इंसान से एक अथॉरिटिकल वॉइस आता है। उस वॉइस को जब हम इंटरनलाइज करते हैं, वहाँ पर तैयार होते हैं क्या सुपर ईगो, ठीक है। और जब कोई इंसान हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आइडियल वर्जन में देते हैं उसका। ऐसा नहीं कहते हमारा ज़्यादातर पेरेंट्स कि तुम थोड़ा बहुत खेल सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हो, एक बैलेंस्ड, एक प्रैक्टिकल आंसर नहीं देते। कभी कभार ज़्यादातर सिचुएशन में, बचपन में, वो लोग हमें आइडियल चीज़ के बारे में बताते हैं। तो सुपर ईगो कैसे डेवलप होता है? एक अथॉरिटी, एक पेरेंटल वॉइस को हम लोग इंटरनलाइज करने से सुपर ईगो आता है। ईड कैसे रहता है? इनबॉर्न होता है, मतलब जब हम लोगों का बर्थ होता है, जन्म होता है, तब से ही ईड रहता है। और ईगो कैसे डेवलप होता है? और ईड और बाहर की दुनिया के अंदर मीडिएटर की तरह, एक पोस्टमैन की तरह, जो ईड को लेकर बाहर की दुनिया में जिसे लेके जाना है, इसकी तरह इस ईगो का जन्म होता है। फिर उस ईगो स्प्लिट हो जाता है सुपर ईगो और ईगो में। ओके, अब हम लोगों को समझना है कि इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा, तब तक तुम अपना माइंड को पकड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। ओके, ईड क्या है? उसके अंदर कुछ चार्जेस रहता है। चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन में कुछ चार्ज होता है, ऐसे ही हमारा ब्रेन के जो सर्किट है, उसके अंदर चार्जेस एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। और वो जो चार्जेस है, ईगो मतलब ईड से आता है। ईगो का काम क्या है? उस चार्जेस को बाहर की दुनिया में कोई एक ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट के ऊपर उस चार्जेस को अटैच करना। मतलब अभी मुझे कुछ एक डिजायर आया, एक लिबिडिनल फोर्स, एक सेक्सुअल डिजायर की तरह, एक एनर्जी, ठीक है, वो आ रहा है मेरे अंदर, ठीक है, वो चार्ज डेवलप हो रहा है। जब तुम कोई सेक्सुअल चीज में जाते हो, मतलब किसी से सेक्स करते हो, या फिर मास्टरब्रेशन करते हो, या फिर कोई भी सेक्सुअल एंगेजमेंट में जाते हो, तो उससे थोड़ी देर पहले तुम्हारे माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होता है? कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं। और वो जो चार्जेस डेवलप हुआ है, वो कहां से आया है? ईड से। ईड अनकॉन्शियस माइंड में इंस्टिंक्ट चलता है, इंस्टिंक्ट से ईड आता है ईगो के पास, ठीक है। और फिर वो जो चार्जेस है, ईगो कहते हैं तुम रुको, ईड तुम थोड़ा देर रुको, मैं बाहर की दुनिया में उस चार्जेस को अटैच कर दूंगा। तो वो चार्जेस डायरेक्टली बाहर की दुनिया में नहीं जाता, ईगो खुद के पास उसे स्टोर कर लेता है। और फिर ईगो देखता है बाहर की दुनिया में कहां पर वो उस चार्जेस को अटैच कर सकता है। वो चार्जेस नाइदर गुड नॉर बैड, नाइदर राइट नॉर रॉन्ग। वो जो चार्जेस है, वो जो ईड है, वो अच्छा या बुरा नहीं है, राइट या फिर रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ एक चार्जेस है। और फिर उस चार्जेस को ईगो अटैच करता है बाहर की दुनिया से, कि मैं उस लड़का से शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, या फिर मैं वो वाला जॉब करना चाहता हूँ, मुझे ये वाला गाड़ी खरीदना है, मैं तो आईफोन खरीदूंगा। तो एक साइकोलॉजिकल चार्जेस है, उसे हम लोगों ने अटैच कर दिया बाहर का एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, मुझे वो वाला चीज चाहिए, ठीक है। वो काम कौन कर रहा है? ईगो कर रहा है। क्यों ईगो को करना है ऐसा? क्योंकि वो चार्जेस डायरेक्टली बाहर की दुनिया में जाएंगे, तो इसको कुछ पता नहीं है बाहर की दुनिया के बारे में, वहां पे कुछ रूल से, लॉ से कुछ नहीं पता। तो ईगो क्या करता है? इस चार्जेस को बाहर की दुनिया में, पर्टिकुलर दुनिया को देखता है, और कौन सा प्लेस में, कौन सा सिचुएशन में उस चार्ज को, उस ईड को प्लेस कर सकता है, कहां पे उसे चीज को अटैच कर सकते हैं, उसे देखता है। जो चार्ज है, जो ईड है, वो गुड या फिर बैड नहीं है, राइट या फिर रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक चार्ज है। और उस चार्ज को जब कोई बाहर की चीज के साथ अटैच करता है ईगो, फिर वो चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। अटैच करने पर डिस्चार्ज नहीं होता है, अटैच करने के बाद उसे जब एक्सेव कर लेते हैं हम लोग, तो डिस्चार्ज होता है, तब जाके हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझो कि मेरा सेक्सुअल डिजायर आ रहा है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर सेंसेशन हो रहा है, मुझे सेक्स करना है, तो तब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ चार्जेस डेवलप हुआ। जब मैंने सेक्स किया तो वो चार्जेस क्या डिस्चार्ज हो गए, मेरे अंदर से डिस्चार्ज हो गए। जब वो डिस्चार्ज हो गए तो अब ईगो और ईड दोनों सेटिस्फेक्शन में आ गए, मतलब ईड सेटिस्फाई हो गए, और उसको सेटिस्फाई किसने किया? ईगो ने किया। अगर
वहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं है जिससे उस चार्ज को बाहर की दुनिया में अटैच करने के थ्रू डिस्चार्ज कर सकते, तो तब ईगो क्या करता है, उसे रिप्रेस कर देता है दोबारा से अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। ओके, नाउ यहां पर तीन अलग अलग तरह की हम लोग मेंटल रिलेशन और एंड मेंटल डिसऑर्डर एंड और इलनेस देख सकते हैं। मतलब तीन अलग अलग तरह की रिलेशन है माइंड के अंदर और तीन अलग अलग तरह की डिजीज भी होता है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पर। हम लोग बाहर की दुनिया में देखेंगे तो समझ पाएंगे, इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। एक है क्या, ईगो। सिगमंड फ्रॉइड ने क्लासिकली कहा है कि ईगो इज लाइक समवन हु इज नॉट मास्टर इन हिज ओन हाउस। मतलब ईगो एक ऐसा चीज है, ऐसा इंसान है जो खुद के घर का मालिक होने के बावजूद भी वो खुद के घर में मालिक नहीं है। मतलब मालिक जब खुद के घर में नौकर की तरह रहता है तो ईगो का हालत कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ईगो को कॉन्स्टेंटली ईड आके उसे सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रही है, इसे प्रेशराइज कर रहा है। तो ईगो ईड को सेटिस्फाई करना होगा। ओके, और दूसरा चीज, ईगो को बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, जो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस है, उसे भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस और ईड दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस सारी चीज ईगो को बताता है कि बाहर की दुनिया में ये हो रहा है, ऐसा लॉ है, ऐसा रूल्स है। ईगो सारी चीज को रजिस्टर करता है और ईड जाके कहता है कि ईगो के पास मुझे ये चाहिए, अभी दो, अभी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी दो, अभी दो, अभी चाहिए मुझे ये चीज। ठीक है, तो ये ईड। और परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस क्या है, ईगो को कह रहा है बाहर की दुनिया में ऐसे लॉ से, ऐसे रूल से, तुम्हें ये चीज करना होगा, ऐसा चीज है, ऐसा डिमांड है। और सुपर ईगो क्या करता है, ईगो को ऑब्जर्व करता है, ईगो क्या कर रहा है। हमारे माइंड के अंदर गिल्ट या फिर शेम जो फीलिंग्स है, वो इस सुपर ईगो और ईगो के बीच में डेवलप होता है। तो ईगो इससे रिलेटेड है, ईगो इससे रिलेटेड है और ईगो इससे रिलेटेड है। तो ईगो का तीन अलग अलग लेवल पर रिलेशन है और ईगो ही सिर्फ सप्रेशन कर सकता है, रिप्रेस कर सकता है कोई भी चीज को। ओके, नाउ ईगो को होना चाहिए इस पूरा माइंड का मास्टर। ईड को, सुपर ईगो को और परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस तीनों को डोमिनेट कर पाए, तीनों को ट्रेनिंग दे। लेकिन होता क्या है, ईगो तीनों को शार्प करने की कोशिश करता है, एज इफ दैट ईगो हैज 3 मास्टर्स। मतलब ईगो का 3 मास्टर है। ईगो को सेटिस्फाई करना होगा ईड को, ईगो को सेटिस्फाई करना होगा परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस को, बाहर की दुनिया को मान के चलना होगा, रूल्स को तोड़ना नहीं है। और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करना है। सुपर ईगो मतलब वो चीज जो हमेशा आपको मॉनिटर कर रहा है, एक सीसीटीवी कैमरा की तरह, जो आपको हर वक्त देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो। अगर आपने कोई चीज चुरा लिया, ठीक है, या फिर कुछ चीज गलत कर दिया, किसी से गलत बोल दिया, किसी आपका फ्रेंड है जिसको आपने कुछ गलत बोल दिया, थोड़ी देर बाद जाकर आपको याद आता है, इस मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, ये चीज मैंने बहुत गलत बोला है उसको, मतलब मुझे बहुत मतलब बुरा लग रहा है खुद के ऊपर, मुझे बहुत शेम फील हो रहा है इस चीज के लिए। तो वो कहां से आता है, सुपर ईगो ईगो को मॉनिटर कर रहा है। ईगो ने जो गलत कहा है बाहर की दुनिया में, अपना ईड को सेटिस्फाई करने के लिए जो कहा है, सुपर ईगो से मॉनिटर कर रहा है। सुपर ईगो कह रहा है ईगो तुमने सही नहीं किया। तो माइंड के अंदर जो वॉइस है, तुमने गलत किया है, तुम पापी इंसान हो, तुम अच्छा नहीं हो, तुम बुरा काम कर रहे हो, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस, ये क्या है, सुपर ईगो। ओके, मतलब तुम्हें हमेशा जज करता है, एक कोर्ट की एक जज की तरह है, जो हर वक्त देख रहा है, सारी चीज को वैल्यूएट कर रहा है। जब भी तुम कुछ गलत काम करोगे तो वो कहेगा ये चीज तुमने गलत किया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर कोई इंसान तुमसे, कोई एक बेगर है, कोई एक स्ट्रीट पर किसी बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, उसने आके तुमसे बोला कि भैया प्लीज़ मुझे 2 पैसा दे दीजिए ना, मुझे 2 दिन से हम लोग नहीं खाए। तुमने कहा भाग ऐसे, जा ऐसे, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर तुमने तो ऐसे कह दिया, तुम्हारे पास सच में शायद पैसा बहुत कम है अभी। फिर थोड़ी देर बाद जाके तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब उसका सिचुएशन तो मुझसे भी बुरा है ना, जो भी है, मतलब मैं 20 रुपया दे सकता था उसे। ये जो गिल्ट फीलिंग्स, वो कौन कर रहा है, सुपर ईगो क्रिएट कर रहा है। सुपर ईगो ईगो को बोल रहा है तुमने ऐसा क्यों कहा उसे। सुपर ईगो मॉनिटर कर रहा है, उसे जज कर रहा है ईगो को। तो ईगो अगर ईड को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर की दुनिया में कोई भी एक मतलब थोड़ा बहुत रूल ब्रेक करता है, कुछ भी करता है, जो भी चीज कर रहा है ईगो, उसे हर वक्त सुपर ईगो मतलब जज कर रहा है। तो सुपर ईगो को सेटिस्फाई करना होगा ईगो को, ईड को सेटिस्फाई करना होगा ईगो को, और परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस को भी सेटिस्फाई करना होगा ईगो को। अगर ईड को सेटिस्फाई ना कर पाए तो उसे रिप्रेस करना होगा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दोबारा। अगर बहुत ज्यादा रिप्रेस कर दिया अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ईगो, तो वो जाके एक मेंटल डिजीज बन जाएगा। जब वो अंदर से उभर कर आएगा,
तब आपके अंदर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब और उस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से आपका फिजिकल इलनेस या फिर डिजीज भी हो सकता है। इसे हम लोग कहते हैं कि न्यूरोसिस। आपके घर में देखेंगे जब 45 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स के बाद ही, मिड लाइफ पर ही ज़्यादातर इंसान या फिर जो वाइफ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। मतलब हर वक्त किस तरीके से बात करता है कुछ मतलब नहीं है। मतलब ओल्ड पीपल, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कुणाल कामरा के वीडियो में देख सकते हो। कुणाल कामरा कहते हैं कि ये तो बूढ़ा लोग बहुत ही मतलब घटिया है, मतलब उन लोगों को तो मतलब बच के रहिए उन लोगों से, ठीक है, उनको कुछ काम धंधा है नहीं है, ये सारे वो सारे चीज़ कहते रहते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा चीज़ अपना माइंड के अंदर रिप्रेस कर चुका है और वो सारे चीज़ दोबारा से वापस आने की कोशिश करते हैं हर वक्त। तो बहुत ही मतलब इरिटेटिंग हो जाता है, एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा ईगो अगर रिप्रेस करता है तो वहाँ से मेंटल डिजीज होता है। अगर ईगो ईड को हर वक्त सेटिस्फाई करता है तो ईड और ज़्यादा मतलब इंक्रीज होना चाहता है। मतलब ईड का कोई अंत नहीं है, उसका कोई ख़त्म नहीं है, एंडलेस है। उसका काम ही है खुद को मैक्सिमाइज करना, जितना हो सके मैक्सिमाइज करना, जितना हो सके उसे इंक्रीज करना। तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा बहुत सेटिस्फाई करेंगे ईड को तो भी आप न्यूरोटिक बन जाएंगे। अगर आप बाहर की दुनिया में ईड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गलत तरीके से किया, गलत तरीके से, तो सुपर ईगो आपको जज करेगा और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर मेल कैरेक्टर के अंदर जो पेरेंट्स है, जो फादर होते हैं, उसके अंदर सुपर ईगो और ईगो का कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं हम लोग। जो फीमेल होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ईगो और ईड का कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मतलब नॉट एज ए रूल, लेकिन मेजॉरिटी सिचुएशन में तो ईगो को 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करना है, ईड, सुपर ईगो और परसेप्चुअल कॉन्शसनेस। इसीलिए ईगो एक सर्वेंट की तरह काम करता है तीनों के रिलेशन में। सबको सर्व करना है, अलग अलग डायरेक्शन से ईगो के ऊपर प्रेशराइज हो रहा है। ईगो मतलब एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, एक रोप से 3 अलग अलग रोप से ईगो को खींचा जा रहा है हर वक्त। तो ईगो इसीलिए पजल्ड हो जाता है, कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर गलत काम कर बैठता है। मतलब उसे समझ में नहीं आता, कॉन्फ्यूज रहता है, ठीक है। तो क्या है कि ईगो जब इन तीनों को ट्रेनिंग दे पाएगा, ईड, सुपर ईगो, परसेप्चुअल कॉन्शसनेस को, और डिप्रेशन को सही टाइम पर यूज कर पाएगा, सही लिमिट पर यूज कर पाएगा, ठीक है, तब जाके ईगो तीनों को खुद के डोमिनेंस के ऊपर रख पाएगा। तीनों को ट्रेनिंग देकर, तीनों को अच्छी तरीके से डायरेक्शन देकर खुद उन तीनों का मास्टर बन सकता है। तब जाके ईगो एक्चुअली मतलब एक अच्छा हेल्दी मेंटल लाइफ को अचीव कर सकते हो तुम, तब जाके। और एक लास्ट चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो है क्या? गिल्ट और जो शेम, इसका जो फीलिंग्स है, सुपर ईगो के साथ ईगो का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ईगो को सप्रेस, मतलब ईगो बहुत ज़्यादा रिप्रेस करता है कोई भी इंस्टिंक्ट को, ईड को, तब क्या होता है, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश करता है। जब आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सेंसर होता है जो कॉन्शियस, जब ईगो कोई भी चीज़ को एक बार रिप्रेस कर देता है तो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि मैं उसको रिजेक्ट कर दिया, तो अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। तब वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ सुपर ईगो के पास आ जाता है। सुपर ईगो के जो अनकॉन्शियस पार्ट है उसके पास, उसके बेनीथ में वो शेम और गिल्ट के फॉर्म में छुपा हुआ रहता है। मतलब समझो कि आप ऐसा, फ्रॉइड का एक लेक्चर में एक ऐसा सिनेरियो है, मतलब फ्रॉइड उनका एक पेशेंट था जिन्होंने उनको कहा था कि एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर का जो हस्बैंड है उसे वो प्यार करता है, अच्छा लगता है उनको, लेकिन उसका एल्डर सिस्टर का किसी वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो चुका है। जब डेड बॉडी सामने ही था और उसका हस्बैंड, उसका सिस्टर का हस्बैंड वहाँ पर खड़ा हुआ था, तब कुछ मोमेंट के लिए उसके माइंड में एक थॉट आया कि अब वो इंसान फ्री है तो मैं उससे अभी शादी कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसे प्यार करता है और इस चीज़ को अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस कर चुका था। और कुछ मोमेंट के लिए एक थॉट आया कि मैं अब उससे शादी कर सकता हूँ क्योंकि उसका सिस्टर का डेथ हो चुका है। लेकिन एक गिल्ट फीलिंग्स भी हुआ कि एक ऐसा चीज़ है, मतलब कैसे अपने सिस्टर जिसका डेथ हुआ है, जिसका डेड बॉडी सामने है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो कुछ चंद मोमेंट के लिए उसके माइंड में थॉट, एक फीलिंग्स आया था, और जिस चीज़ को इमीडिएटली अपने माइंड के अंदर वो सप्रेस कर चुका था, लेकिन उसे याद नहीं है वो बात, या वो ऐसा फीलिंग्स किया था, ऐसा सोचा था उस मोमेंट पर। और उस वजह से
वो जो फीलिंग्स है, मतलब थॉट है, वो अपना अनकॉन्शियस, उसका अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गिल्ट की तरह, क्योंकि सुपर ईगो जब वो थॉट कॉन्शियस माइंड में आया तो सुपर ईगो क्या किया, ईगो के पास जब आया उसे मतलब गिल्ट एहसास हुआ, गिल्ट फीलिंग्स हुआ, शेम लगा, और उसके वजह से वो रिप्रेस कर दिया बहुत जल्दी से, ठीक है। और जो रिप्रेस किया, वो जो शेम हो गया बहुत इतना फास्ट होता है कि वो जो शेम और गिल्ट वो अनकॉन्शियस माइंड पर रह जाता है, सुपर ईगो का अनकॉन्शियस लेवल पर रह जाता है। और वो जो सुपर ईगो के पास अनकॉन्शियस लेवल पर शेम या फिर गिल्ट फीलिंग्स रह जाता है, उससे क्या होता है, उससे ईगो के साथ सुपर ईगो ईगो के ऊपर डोमिनेंस बिठा लेता है, ठीक है। और उस डोमिनेंस के वजह से ईगो बहुत ही वीक फील करता है, सुपर ईगो को मास्टर नहीं कर सकता, सुपर ईगो को ट्रेनिंग नहीं दे सकता अपने तरीके से। सुपर ईगो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ईगो से, तब जाके एक मेंटल डिजीज फॉर्म करता है, मेंटल इलनेस क्रिएट होता है। बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम, किसी को बहुत फोबिया हो सकता है, किसी को मैनिया हो सकता है, किसी को बॉडी के अलग अलग पोर्शन पर पेन हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, मतलब फूड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर मेंटल डिजीज से होता है। बहुत ज़्यादा खाना खाना, बहुत कम खाना खाना मेंटल डिसऑर्डर से होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की कोशिश करना या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एडिक्शन होना, सारे चीज़ मेंटल डिसऑर्डर से होता है। सारे चीज़ होता है क्या, सुपर ईगो, ईगो ईट, ईगो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस, तीनों रिलेशन को मैनेज ना करने की वजह से। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझना होगा, आपका माइंड के अंदर कौन सा पोर्शन ईगो है, कौन सा सुपर ईगो है, कौन सा ईड है, कौन सा परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस है। ये सारे चीज़ों हमारे माइंड के अंदर ना ऐसे मिला हुआ है, हमको पता नहीं है। जैसे ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा दो आंखें हैं, मुझे पता है इससे ये चीज़ अलग है। मैं अपने आंखों से सुन नहीं सकता और कानों से देख नहीं सकता। कान सिर्फ सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए, मुझे पता है दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही माइंड के अंदर हम लोग को लगता है सारे चीज़ साथ में है, एक मतलब सारे चीज़ मतलब मिलजुल कर है, क्या है अलग चीज़ पता नहीं है। लेकिन हमको ऐसे डिफरेंशिएट करना सीखना होगा कि ये है ईगो, ये पार्ट मेरा जो मैं सोच रहा हूँ अभी, ये ईगो है मेरा। और किसी ने अभी माइंड के अंदर कुछ एक ऐसा थॉट आया कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, और यू शुड डू दिस, यू मस्ट डू दिस, वो क्या है, सुपर ईगो। तो ईगो और सुपर ईगो का डिफरेंस कर पाना। फिर ईड आ रहा है अभी मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्चुअल जो अनकॉन्शियस वो आ रहा है, ठीक है। तो हो गया ईड, परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस, मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। तो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस, ईड, सुपर ईगो, ईगो, सारे चीज़ को अलग अलग करके समझना, माइंड के अंदर अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना। फिर जब तुम रिप्रेस करते हो तो उसे भी समझना, मैं अभी इस चीज़ को रिप्रेस कर रहा हूँ, उसके बारे में अवेयर होना, ओके। और ये तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जब ईगो सुपर ईगो से बात कर रहा है, डायलॉग हो रहा है माइंड के अंदर, खुद से खुद तुम बातें कर रहे हो। जब ईगो सुपर ईगो से बात कर रहा है तो कैसे बातें कर रहा है, जब ईगो परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस से बातें कर रहा है तो कैसे बातें कर रहा है, जब ईगो ईट से बातें कर रहा है, उसे रिप्रेस कर रहा है या फिर बाहर की दुनिया में उसको प्लेस कर रहा है तो कैसे कर रहा है। वो जो रिलेशन है, उस रिलेशन को डेवलप करना, उस रिलेशन में ईगो के पास पावर होना, उस डायलॉग के बीच ही पॉसिबल है, ओके। तो ये सारी चीज हो गया क्या, दूसरा चीज जो सबसे पहले तो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना, दूसरा चीज क्या हो गया, एक दूसरे से रिलेशन को समझना। तीसरा चीज क्या है, उस रिलेशन पे कुछ पैटर्न्स है, मतलब कब कब ईगो पावरफुल होता है, कब ईगो वीक होता है, कब तुम्हारा सुपर ईगो में डैमेज है या फिर ईड में डैमेज है या फिर रिप्रेशन वीक है या फिर परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस वीक है, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम ऑब्जर्व करोगे। जहां पर वीक है उस चीज को नोटिस करने के बाद उस डैमेज को कवर अप करने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा सुपर ईगो और ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है तो तुम्हें उस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। अगर तुम्हारा सुपर ईगो और ईड के बीच कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है तो तुम्हें उस चीज पर फोकस करना है। तुम्हें समझ में आ जाएगा तब जब तुम दोनों के जो डायलॉग है, जो माइंड के अंदर तुम कॉन्वर्सेशन करते हो, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन जब होता है, हर वक्त ईगो ही कॉन्वर्सेशन करता है, आइदर ईड से, आइदर सुपर ईगो से या फिर परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस से। कभी कभार तो 3-4 से एक साथ कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है। माइंड बहुत इधर उधर ड्रिफ्ट होता है, चारों तरफ से सिग्नल्स आ रहा है, ईगो, सुपर ईगो और ईड और परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस चारों तरफ से, ठीक है। तो तुम्हें उस चीज को समझना है। थर्ड स्टेप, जब तुम ऐसा कर पाओगे, डिफरेंशिएट करना, फिर दूसरा रिलेशन को समझना, और तीसरा कोई भी एक पर्टिकुलर जो तुम्हारा वीकनेस है उसको ऊपर काम करना,
तब जाके तुम अपना माइंड को एक मेंटल एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हो और तुम्हारे लाइफ में कोई डिजीज नहीं होगा। जब एक बार तुम खुद को ट्रेनिंग दे पाओगे तो तुम दूसरे इंसान जब तुमसे बात करेगा तुम्हें समझ में आ जाएगा ये तो इसका ईड बात कर रहा है, मतलब ईड से इन्फ्लुएंस है इसका ईगो, या फिर सुपर ईगो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सुपर ईगो इसके अंदर ज़्यादा डोमिनेंस है, या फिर परसेप्चुअल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है इसके ईगो को, तो ईगो के थ्रू वो चीज़ एक्सप्रेस हो जाएगा। तो तुम उसके उस तरीके से बात करके उसे भी ट्रेनिंग दे सकते हो, उसे भी तुम हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें कैसा लगा है ये वीडियो और इससे तुम नया कुछ सीख पाए हो कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड दिस इज ऑल फॉर दिस टाइम। आई होप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।